हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स बहुत इम्पॉर्टेंट आपके फिजियोलॉजी में एक टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स एंड मोड ऑफ एक्शन। तो आज हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कवर करने की जनरल कैरेक्टर्स पर। सबसे पहले देखते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं उनका और लाइफ का एक जो रिलेशन है उसको अलग नहीं किया जा सकता। बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एंजाइम। की डिस्कवरी जो की थी वो जर्मन वैज्ञानिक जो हैं ई बकनर, उन्होंने 1897 में की थी। हालांकि इसका जो आइडिया या जो लग गया था किसको, एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। उन्होंने फर्मेंटेशन को देखकर एक आइडिया लगाया था 1835 में कि कुछ ना कुछ तो है कि जो फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया होती है ईस्ट सेल की प्रेजेंस में, और जो एंजाइम था उसमें जो काम करता था वो था इन्वर्टेज। तो लेकिन जो फॉर्मल जो डिस्कवरी है वो जर्मन साइंटिस्ट ने की थी 1897 में, और डिस्कवरी के बाद फिर एंजाइम नाम दिया था वो एक साल बाद 1898 में टर्म जो दिया था वो डब्ल्यू कुन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो एंजाइम की उपस्थिति और उससे प्रोडक्ट बनाने का काम पुराने समय से हो रहा है, जैसे कि फर्मेंटेशन करके चीज़ बनाना, सिरका बनाना, वाइन बनाना या इडली बनती थी। तो खाने पीने की चीज़ें पुराने समय से इनका यूज़ करके किया जा रहा है। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये प्रोटीन होते हैं बेसिकली, और इनका जो ओरिजिन है वो बायोलॉजिकल है, मतलब इनकी उत्पत्ति लिविंग्स में होती है। तो एंजाइम्स का और फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का बहुत क्लोज रिलेशन है और हम इसको दूर नहीं कर सकते। और ये हम एंजाइम्स को अगर इनके गुणधर्म हम समझ लेंगे तो हमें फिजियोलॉजी में जो कठिन टॉपिक आगे आएंगे उनको समझना आसान हो जाएगा। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें कि एंजाइम क्या होते हैं, तो सिंपल परिभाषा तो ये है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन हैविंग कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है? कैटालिटिक एक्टिविटी मीन्स इस जो एंजाइम है उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं कि वो एक्टिविटी को स्पीड अप कर देते हैं, तेज कर देते हैं। उनको कैटालिस्ट कहते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है उसको कैटालिस्ट बोलते हैं। तो ये बढ़ा देता है। और इसको थोड़ा सा अपन और एलाबोरेट करें, बड़ा करके उसको विस्तार से अगर एंजाइम की परिभाषा देखना चाहें तो एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड proteins which are capable of catalyzing a special chemical reaction। एंजाइम विशिष्ट प्रोटीन होते हैं और वो सक्षम होते हैं कि किसी खास केमिकल रिएक्शन को बढ़ा दें। तो इस प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो अब मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा एंजाइम क्या है। अब हम आएंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स वन बाय वन, और जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन भी आता है कि एंजाइम्स के जनरल कैरेक्टर्स को समझाइए। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, अच्छा इससे पहले प्रॉपर्टी शुरू करें, एक चीज़ और नोट करने की है कि एक वैज्ञानिक हुए सुमनर, उन्होंने 1926 में एक एंजाइम है यूरिएस, उसको आइसोलेट किया था क्रिस्टल फॉर्म में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एंजाइम की खोज में, ढूंढा गया था सुमनर ने यूरिएस को। अब हम आते हैं जनरल कैरेक्टर्स पर। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है ये है कि ये कोलाइडल होते हैं नेचर में। एंजाइम्स कैसे होते हैं? कोलाइडल। इनका जो मॉलिक्यूल है वो बहुत बड़ा होता है, उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है या जाइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और इनका जो मॉलिकुलर वेट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दो तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद रखनी है। फर्स्ट है कोलाइडल इन नेचर, सेकंड मैक्रो और जाइंट मॉलिक्यूल है इनका, और इनका मॉलिकुलर वेट हाई होता है। हाई से मतलब 35,000 से लेकर 48,000 के बीच में नोट किया गया है।
और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है। दूसरा पॉइंट उठाते हैं अब हम कि एंजाइम्स कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी में दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं, अम्लीय भी और क्षारीय भी, तो जिसको हम कहते हैं कैटायंस एंड एनायंस। तो एंजाइम दोनों प्रकार के पदार्थों पर रिएक्शन करने की क्षमता रखता है। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अंदर माध्यम एसिडिक है या अल्कलाइन, हालांकि माध्यम के अकॉर्डिंग एंजाइम एक्टिवेट होगा या नहीं होगा, ये अलग बात है। अब आते हैं तीसरा गुण जो है कि एंजाइम्स आर एक्टिव इन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट। ऐसा नहीं है कि एंजाइम को रिएक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा होना आवश्यक है। एक्सट्रीमली से मतलब अत्यधिक कम मात्रा ही रिएक्शन को करने के लिए काफ़ी होती है, पर्याप्त होती है। तो क्या होता है, ये क्या करते हैं एंजाइम्स कन्वर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देते हैं एंजाइम। सबस्ट्रेट का एक और नाम है, उसको बोलते हैं स्टार्टिंग मटेरियल, और प्रोडक्ट को बोलते हैं एंडिंग मटेरियल। तो जिससे क्रिया शुरू होती है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, और जब जो बन जाता है फाइनली वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आ रही है, वो है टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर को परिभाषित करने के लिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टर्नओवर नंबर। तो आपको लिखना है, कैसे लिखना है आंसर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड पर मिनट by one molecule of enzyme is called turnover number। सबस्ट्रेट के जितने मॉलिक्यूल्स एक मिनट में एक एंजाइम के मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट में बदलते हैं उसे टर्नओवर नंबर कहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम्स की क्रियाशीलता को इनहिबिट किया जा सकता है। एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड। इनहिबिट कैसे होती है कि क्योंकि कोशिका में बहुत सारी क्रियाएं एक साथ चल रही हैं, कुछ पदार्थ ऐसे उस कभी कभी मौजूद हो जाते हैं जो एक्टिविटी को धीमा कर देते हैं या रोक देते हैं पूरी तरह से। उनको, ऐसे पदार्थों को एंजाइम इनहिबिटर कहा जाता है। और जब क्रियाशीलता रुकती है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ा जाता है, तो एक्टिविटी को कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट लेते हैं, एक्टिविटी कैन बी एक्सिलरेट। एक्टिविटी को बढ़ाया भी जा सकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं, जो एक्टिविटी को एक्सिलरेट करते हैं उन पदार्थों को एक्टिवेटर कहा जाता है। तो एक्टिवेटर अगर मौजूद है, जो कि क्या होते हैं, जनरली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, तो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंजाइम के केस में। अब हम आते हैं अगला पॉइंट, एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटालिस्ट। एंजाइम क्या है, ऑर्गेनिक हैं, कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। इसको ऐसे समझें हम, एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर, एक सबस्ट्रेट है ए, उससे बनेगा प्रोडक्ट बी, और अगर एंजाइम की मौजूदगी नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो इसको प्रोडक्ट को प्राप्त होने में मान लीजिए 1 घंटा लग जाता है। अगर हम एंजाइम अवेलेबल करवा दें, अगर कोशिका में एंजाइम उस समय वहाँ पर मौजूद हो, तो सेम प्रक्रिया विदिन 1 सेकेंड कंप्लीट हो जाती है। तो अब आप सोचिए कि एंजाइम जो हैं वो 1 सेकेंड में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने में समर्थ है। तो इस प्रकार से ये बहुत इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। अति विशिष्टता का गुण एंजाइम का प्रमुख लक्षण है। करीब 700 एंजाइम्स ढूंढे जा चुके हैं, और ये देखा गया है कि हर एंजाइम किसी खास सबस्ट्रेट पर ही रिएक्ट करता है, उसको प्रोडक्ट में बदल देता है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर यूरिएज एंजाइम है तो उसको क्रिया करने के लिए यूरिया की
मौजूदगी होना आवश्यक है, तब वो क्रिया करता है। आर्जिनाइन अगर मौजूद है तो एंजाइम आर्जिनेज होगा वहाँ पर। तो इस प्रकार से अलग अलग सबस्ट्रेट पर अलग अलग एंजाइम अपनी क्रिया करते हैं। और ये जो विशिष्टता का गुण है, अति विशिष्टता का गुण है, ये दो कारणों से होता है। पहला है ग्रुप स्पेसिफिसिटी, ग्रुप के कारण विशिष्टता, और दूसरा है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। तो जैसे ग्रुप स्पेसिफिसिटी जब होती है, मतलब जितने भी हेक्सोस, जितनी भी प्रकार की शर्करा हैं, उन पर एक एंजाइम का है ग्रुप काइनेजेस, वो ही रिएक्ट करेंगे, वो ही उसको प्रोडक्ट में बदलेंगे। तो हेक्सोस के लिए कौन है? काइनेजेस। इसी प्रकार से स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, मतलब आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आइसोमर्स होते हैं, समावयवीय कंपाउंड, है ना। तो समावयवीय या आइसोमर, अब इनके दो रूप होते हैं, डी फॉर्म, एल फॉर्म। तो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी उसी को बोलते हैं। अब उदाहरण के तौर पर अगर मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, उसको रिएक्शन करना है कोशिका में, तो वो तभी एक्टिव होगा जब एल आइसोमर ऑफ मैलिक एसिड होगा, मतलब मैलिक एसिड का डी आइसोमर होगा तो ये एंजाइम क्रिया नहीं करेगा। तो एल आइसोमर अगर अवेलेबल है तो ही क्रिया होगी। तो ये तो बहुत अधिक विशिष्टता हो गई, स्पेसिफिसिटी हो गई। तो ये इनका विशेष गुण है। तो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं अपने जो सबस्ट्रेट को लेकर कि किस में कौन सा पदार्थ है, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये एंजाइम्स जो हैं ये ट्रांसफॉर्म करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब शुगर पे रिएक्ट करके ये बना देता है एटीपी। तो शुगर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? एटीपी। और एटीपी क्या है? एटीपी है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, और यही है कोशिका की करेंसी। जो एटीपी बन जाते हैं वो कोशिका में स्टोर हो जाते हैं, और जब जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये एटीपी वहाँ पर काम आ जाता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो बन जाता है शुगर एनर्जी से एंजाइम्स के प्रेजेंस में। तो इसको बोलते हैं कि एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में बदल जाना। अब अगला पॉइंट, एंजाइम्स लोअर डाउन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये क्या करते हैं, मोड ऑफ एक्शन में इसको हम अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। जब एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से जुड़ता है तो सीधे प्रोडक्ट में नहीं बदलता, वो क्या करता है, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उससे जो एनर्जी है वो कम खर्च होती है, उसको कहते हैं लोअर डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। अब आते हैं हम आखिरी और अंतिम कैरेक्टर पर, और वो है कि एंजाइम्स सेंसिटिविटी शो करते हैं, मतलब बहुत संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। और ये संवेदनशील किसके प्रति होते हैं? दो आपको चीज़ें हमेशा याद रखनी है। पहला है टेम्परेचर या हीट बोलेंगे, और दूसरा है पीएच, हाई टेम्परेचर या हीट एंड पीएच, या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं जिसको, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच सभी जानते हैं पीएच। तो पीएच एक खास एंजाइम के लिए खास पीएच का होना बहुत ज़रूरी है। इन्वर्टेज अगर एंजाइम है वो तभी काम करेगा जब कोशिका में पीएच 4.5, 4 to 4.5 होगा, तब इन्वर्टेज अपनी क्रियाशीलता दिखा पाता है। उसी प्रकार से पेप्सिन को अगर काम करना है तो उसको 2 pH चाहिए। तो ये सेंसिटिव होते हैं। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है किसी भी कारण से, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन का नष्ट हो जाना, एंजाइम नष्ट होता है हाई टेम्परेचर पर, और उसको बोल देते हैं हम प्रोटीन, डीनेचर ऑफ प्रोटीन। रिजल्ट क्या होता है टेम्परेचर राइज होने से, अधिक होने से? प्रोटीन का डीनेचर हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, उसका गुणधर्म खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो 10 कैरेक्टर्स हैं ये आपको हमेशा एंजाइम के केस में इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। और एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम करते हैं उसको मैंने यहाँ पर नीचे एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ ये शो कर रहा है S फॉर सबस्ट्रेट,
P फॉर प्रोडक्ट, और विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी का जो एरो दिखा रहे हैं वो बहुत ऊपर जा रहा है, जबकि अगले ग्राफ में अगर एंजाइम है तो वो एनर्जी कम हो जाती है और रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट हो जाती है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाता है। इसको एंजाइम्स की इस गुण को अगर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, हम लोग सांस लेते हैं 2 या 3 सेकंड, हम जब बहुत बिजी होते हैं तो हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम कितनी जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं। और जब आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और उसमें जो आप साइकिल लर्न करेंगे तब आपको वो बहुत कठिन लगेगा। बहुत सारे सबस्ट्रेट 1 सेकंड में कन्वर्ट हो जाते हैं फटाफट और वो साइकिल पूरा हो जाता है। तो रेस्पिरेशन में जो क्रेब्स साइकिल जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एंजाइम के बिना वो कितना डिफ़िकल्ट होता, और एंजाइम की प्रेजेंस में मैलेट से फ्यूमरेट और सक्सिनेट और इतनी फटाफट विद इन सेकेंड सारा, तो हम 2-3 सेकंड में अंदर सांस लेते हैं और ज़्यादा होल्ड भी नहीं करते और छोड़ देते हैं, और हमारा जो श्वसन की प्रक्रिया से हमको एनर्जी मिलती है। तो ये सब रोल एंजाइम्स का है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एंजाइम को समझना। एंजाइम्स पे फुल क्वेश्चन आता है, जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है, और मोड ऑफ एक्शन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।